चलो बच्चों देखो इधर, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, थर्मोडायनेमिक्स। एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है इसके बारे में स्टडी करना है। देखो ये एक फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर आता है। थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है वो है फिजिकल केमिस्ट्री का, और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है उसको पढ़ाते हैं, पहले समझाते हैं कि क्यों हम थर्मोडायनेमिक्स को इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। देखो आपको शुरू से हम बताते आ रहे हैं कि जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट पैसा है। ठीक है ना, जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट पैसा है, और पैसा से पावर दिखाया जाता है। पावर इन द सेंस एनर्जी। जिसके पास एनर्जी है उसके पास पावर है, और जिसके पास पावर है उसके पास पैसा है। घुमा के आप वही बात कहो। एनर्जी कह सकते हैं कि आप जानते हैं कि अभी जिसके पास फ्यूल है, फ्यूल करने का मतलब जानते हैं पेट्रोल डीजल जिनके पास है उसके पास ज्यादा एनर्जी है। और या फिर जिनके पास पेट्रोल या कोई भी फ्यूल्स हो, या फिर यूरेनियम वगैरह है जहां से एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, तो वहां से हम एनर्जी, बहुत सारा एनर्जी हम क्रिएट कर सकते हैं। और इसलिए उनके पास पावर ज्यादा है। पावर ज्यादा है क्योंकि उनके पास फ्यूल ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, इसलिए पैसा भी उनके पास काफी है। इस चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि हमको पढ़ना है थर्मो। थर्मो इन द सेंस कि हम बात करेंगे हीट का, हीट की बात करेंगे, कहने का मतलब है कि हम बात करेंगे एनर्जी का। ठीक है, और डायनामिक्स, डायनामिक्स कहने का मतलब हो रहा है मोशन। मतलब हमें बात करना है हीट या एनर्जी का मूवमेंट का। आखिर में एक जगह से एनर्जी दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर होता है। अगर हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद खाना जाता है पेट में, लेकिन उसका एनर्जी हमारे दिमाग पे आता है। हमारे जो बोल रहे हैं वो एनर्जी का यूज करिए, क्यों निकलता है एनर्जी, कैसे निकलता है एनर्जी, कितना एनर्जी निकलता है, कितना खाना खाएंगे तो कितना एनर्जी लगेगा। आप जानते हो एक जो सप्लीमेंट बनता है, एक डाइटिशियन का एक कोर्स आता है, और उस डाइटिशियन के कोर्स में जो एक स्पोर्ट्समैन होता है, जिस टाइप का वो स्पोर्ट्समैन होता है उसका डाइट चार्ट बनता है कि आप इतना खाओगे तो इतना कैलोरी एनर्जी निकलेगा। या फिर आप कभी एक बिस्किट का डब्बा खाओगे तो उससे नीचे देखना, बिस्किट के डब्बा के पीछे लिखता है इतना 100 ग्राम में इतना किलो कैलोरी निकलेगा। लेकिन ये किलो कैलोरी कैलकुलेट कैसे किया, ये तो देखने का चीज नहीं है। तो ये निकला थर्मोडायनेमिक्स के अंदर से। थर्मोडायनेमिक्स में ही बताता है कि हीट का चेंज कैसे होता है। हीट का चेंज कैसे, जैसे मानो कि अभी मेरा एनर्जी है, उसको हम पता लगा सपोज मेरा एनर्जी एक्स है, और एक बिस्किट का डब्बा खाने के बाद हमारा एनर्जी एक्स प्लस 100 जूल हो गया, तो हम पता लगा लिया ना कि हमारा एनर्जी चेंज कितना हुआ, 100 जूल का हुआ। मतलब क्या है कि एक बिस्किट का डब्बा खाने पे हमें 100 जूल एनर्जी अगर हमारा बढ़ जा रहा है, इसका मतलब ये है कि 100 जूल इस ओवरऑल सब्सटेंस से 100 जूल एनर्जी क्या हो रहा है, निकल रहा है। क्लियर है। तो ये जो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि अभी तक हमारे लाइफ में जो कुछ भी है, जो भी देश आगे बढ़ा है वो दो ही चीज किया है, टेक्नोलॉजी के पावर पे या फिर एनर्जी के पावर से। एनर्जी करने का मतलब फ्यूल्स या फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और टेक्नोलॉजी करने का मतलब क्या कि मशीन्स। मशीन्स काम करता है ईंधन लेके, वो फ्यूल लेगा और फ्यूल के बाद वो क्या करेगा, फ्यूल में टेक्नोलॉजी लगाएगा और टेक्नोलॉजी लगाने के बाद उसका वर्क करेगा। मतलब देखो कोई भी मशीन काम कर करता है जब वो एनर्जी लेता है और उसको वर्क में कन्वर्ट करता है। आप मोटरसाइकिल चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाने में क्या होता है, आप फ्यूल डालते हो, वो अंदर कंबशन होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एनर्जी से वर्क होता है, फिर आप निकल के चल देते हो। मतलब जो कितना अच्छे से हीट का इस्तेमाल कर पाता है, कितना अच्छे से जो उसी एनर्जी का इस्तेमाल कर पाता है, वही देश आगे बढ़ता है। इसलिए इसका कितना भी देश डेवलप हो जाए, लेकिन इस पे काम हमेशा होता रहेगा। इस पे काम हमेशा होता रहेगा कि कौन सा देश कितने अच्छे से एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया। इसी कारण से थर्मोडायनेमिक्स का इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में काफी ज्यादा होता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दो चीज होता है। ये एक रिलेशनशिप है। थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है, ये एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है किसके बीच में, हीट और वर्क के बीच में। मतलब क्या है कि द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड वर्क इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्या कहलाता है, ये थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। थर्मोडायनेमिक्स में कुछ टर्म्स आते हैं। इसमें क्या है, दो चीज आपको दिखेगा थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करोगे तो थर्मोडायनेमिक्स में दो चीज दिखेगा। एक होता है थर्मोडायनेमिक्स में, देखो अब देखो अब इसको पूरे थर्मोडायनेमिक्स को तो दो पार्ट में टूटता है। एक टर्म आता है थर्मो, एक आता है डायनेमिक्स। मतलब ओवरऑल थर्मोडायनेमिक्स को हम दो पार्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक थर्मो एक क्या, डायनेमिक्स। देखो थर्मो मींस होता है हीट, थर्मो मींस क्या होता है, हीट होता है। और डायनेमिक्स की अगर बात करें तो डायनेमिक्स मींस होता है मोशन।
डायनामिक्स मीन्स क्या होता है? मोशन होता है। मतलब क्या है कि अगर हम थर्मो मीन्स हीट होता है और डायनामिक्स मीन्स क्या होता है? मोशन। तो थर्मोडायनामिक्स को ओवरऑल सबको जोड़ दो तो हम कह सकते हैं मोशन ऑफ हीट। मोशन ऑफ हीट, हीट का जो मोशन होता है, हीट की जो गति होते हैं, उसी को हम स्टडी करते हैं तो कहलाता है वो थर्मोडायनेमिक्स। या फिर हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ हीट। फ्लो ऑफ हीट, हीट कैसे फ्लो करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ हीट कहिए या फिर फ्लो ऑफ एनर्जी कहिए, ये सब जो आता है वो आता है किसके अंदर? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो हीट का फ्लो हुआ, जो एनर्जी का फ्लो हुआ, वो कोई भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में, कोई भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में जो हीट का फ्लो होता है या एनर्जी का फ्लो होता है सिस्टम में या फिर सिस्टम से बाहर की तरफ, सिस्टम करने का मतलब है बालक कि कोई ऐसा पोर्शन जिसपे कोई वर्क होता है या जिसका हम स्टडी करते हैं, ये कहलाता है सिस्टम। अगर मान लो केमिकल रिएक्शन इस पे हो रहा है, इसी में हो रहा है, तो एनर्जी कैसे फ्लो हो रहा है, इससे बाहर या फिर उसके अंदर, तो इसका जो स्टडी करते हैं वो कहलाता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में होता क्या है, मेन मकसद क्या है थर्मोडायनेमिक्स का? तो ये हमें यह बताता है कि हीट का फ्लो या एनर्जी का फ्लो सिस्टम से, सिस्टम में या फिर सिस्टम से बाहर कैसे हो रहा है। ठीक है ना, कैसे हो रहा है। तो वह जो ब्रांच जिसके बारे में यह बताता है वो कहलाता है थर्मोडायनेमिक्स। तो सिंपल बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का, तो थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो क्या कहता है, वो मोशन ऑफ हीट के बारे में बताता है कि सिस्टम से या सिस्टम में कैसे हीट फ्लो कर रहा है या फिर सिस्टम से कैसे हीट निकल के बाहर जा रहा है। इसका जो स्टडी करते हैं वो कहलाता है थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स जो होता है, एक ही ध्यान रखना, थर्मोडायनेमिक्स ऐसा नहीं है कि एनर्जी तो हर जगह है, अलग अलग फॉर्म में एनर्जी होता है। तो आप एनर्जी को ओवरऑल बॉडी का कितना एनर्जी है, बॉडी कहने का मतलब क्या है, उस सिस्टम का जिसका स्टडी कर रहे हो ना, उसे हम कर रहे हैं बॉडी। मानो हम इसका स्टडी कर रहे हैं तो इसके अंदर कितना एनर्जी है इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते थर्मोडायनेमिक्स में, लेकिन हम यह जरूर बता सकते हैं कि इसके अंदर जो एनर्जी है उसमें चेंज कितना हो रहा है। चेंज, बढ़ गया एनर्जी तो कितना बढ़ा, घट गया एनर्जी तो कितना घटा। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि एनर्जी का कितना का चेंज हो रहा है या एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो कितने का हो रहा है, वही हम बता पाएंगे। वह यह नहीं बता पाता कि ओवरऑल कितना उस बॉडी का कितना एनर्जी है। तो सिंपल समझना, थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो यह कंसर्न नहीं करता, वो यह नहीं बता पाता है कि उस बॉडी का एनर्जी कितना है, वह सिर्फ ये बताता है कि उस ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन करने का मतलब क्या है, उस ओवरऑल प्रोसेस में एनर्जी का कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? तो थर्मोडायनेमिक्स होता है फ्लो ऑफ हीट या फ्लो ऑफ एनर्जी इन एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस। कोई भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस में जो हीट का जो फ्लो होता है या फिर हीट एनर्जी का जो फ्लो होता है या मोशन ऑफ हीट का जो मोशन होता है, उसको जो डिस्क्राइब करता है वो कहलाता है थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो ओवरऑल बॉडी के बारे में, ओवरऑल टोटल एनर्जी की बात नहीं करेगा। वो जब भी बात करेगा तो एनर्जी चेंज की बात करेगा, चेंज इन एनर्जी की बात करेगा या फिर चेंज इन हीट की बात करेगा। ठीक है, तो ये था थर्मोडायनेमिक्स का, ये बता रहे थे कि थर्मो मीन्स होता है हीट और डायनामिक्स मीन्स होता है मोशन। तो थर्मोडायनामिक्स में आप देख सकते हो जो हीट का जो मोशन होता है उसका डिस्कशन हम करते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर। थर्मोडायनामिक्स का जो स्टडी करते हैं वो ओवरऑल 3 लॉ पे बेस्ड है। ओवरऑल थर्मोडायनामिक्स मतलब पूरे थर्मोडायनामिक्स जो होता है उसके पीछे 3 लॉ आता है। ठीक है, जो कहलाता है थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। 3 लॉ पे पूरे थर्मोडायनामिक्स बेस्ड होता है। तो थर्मोडायनामिक्स का लॉ तो फिलहाल आगे पढ़ेंगे, लेकिन उन सारे लॉज के बेसिस पे ही हम सारे डिस्कशन नहीं करते। इसके बाद हमें बहुत चीजें, उसका लिमिटेशंस भी होता है, उस लॉ को का लिमिटेशंस होता है। मतलब जो देखो ओवरऑल थर्मोडायनामिक्स जो होता है वह बेस्ड होता है 3 लॉ पे, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो कि थर्मोडायनामिक्स उसको डिस्कशन नहीं कर पाता है, उसके बारे में बता नहीं पाता है। तो अगर हम थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो थर्मोडायनामिक्स जो होता है हम कह सकते हैं द स्टडी ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेस्ड ऑन 3 जनरलाइजेशन। 3 जनरलाइजेशन पे बेस्ड होता है जो कहलाता है फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जिसे कहते हैं हम लोग थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और क्या कहलाता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहलाता है। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस भी होता है, मतलब ये लॉ जो है वो हर चीज के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। जिसे फर्स्ट ये होता है कि ये जो लॉ सिर्फ बताता है बल्क मैटर के बारे में। बल्क करने का मतलब क्या है कि बहुत सारा, जब बहुत सारा सब्सटेंस एक साथ होगा
तभी इसके बारे में यह बता पाएगा, कम जब रहेगा तो नहीं बता पाएगा। मतलब एक एटम के बारे में यह डिस्कशन नहीं करता, जब भी बात करेगा तो 1 मोल के बारे में बात करेगा, 2 मोल की बात, मतलब क्या कि एक एटम या एक मॉलिक्यूल की बात नहीं करेगा। जब भी बात करेगा तो बहुत सारे एटम्स बल्क में रहेंगे, बल्क क्या बहुत सारे एटम्स रहेगा, तो उसका एनर्जी के बारे में बता सकता है, लेकिन एक एटम की एनर्जी के बारे में ये क्लियर बता नहीं पाता है। ठीक है, सेकेंड ये होता है कि ये बताता है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। फिजिबिलिटी करने का मतलब क्या है, कौन सा रिएक्शन कब होगा और कौन सा रिएक्शन कब नहीं होगा, उसके बारे में बताता है ये थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है फिजिबिलिटी क्या है उस रिएक्शन का। मतलब मानो कि एक तेल को अगर बाहर हम खुला छोड़ दे तो वो तेल इवापोरेट नहीं होता है, वो वैसे कि वैसे ही रह जाएगा, महीना भर छोड़ तब भी रह जाएगा। लेकिन एक पानी को अगर खुला छोड़ दो वैसे ही कंटेनर में डाल के, एक स्टील का बर्तन में डाल के, तो क्या हो जाएगा उस केस में, वो पानी निकल के 2-3 घंटे बाद ही निकल के क्या हो जाएगा, सारा इवापोरेट, या फिर एक दिन के अंदर में वो इवापोरेट होके बाहर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कुछ रिएक्शन हुआ और कुछ रिएक्शन नहीं, कुछ प्रोसेस हुआ और कुछ प्रोसेस नहीं हुआ। तो जो प्रोसेस होता है या नहीं होता है उसको थर्मोडायनेमिक्स बता देता है ये क्यों हुआ या प्रोसेस, लेकिन यह नहीं बता पाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन इन द सेंस कि आखिर में जो प्रोसेस हुआ उसका स्पीड कितना है, कितना टाइम लगेगा इस रिएक्शंस को कंप्लीट होने में, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। मतलब थर्मोडायनेमिक्स जो होता है या फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन तो बता देता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बता पाता है कुछ भी। ये लिमिटेशंस है। ये सिर्फ बताता है, देखो कोई भी जब रिएक्शन होता है, मानो कि एक रिएक्शन ए से गया बी पे, तो ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के बारे में बताता है। मानो कि इनिशियल एनर्जी अगर 20 जूल है और फाइनल एनर्जी 50 जूल है, तो वो बस ये बताएगा कि इनिशियल और फाइनल स्टेट में एनर्जी का कितना चेंज हुआ, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि बाकी का जो 30 जूल एनर्जी है वो कैसे खर्च किया, कहां गया वो 30 जूल, कहां से लाया 30 जूल एनर्जी। तो 20 जूल अगर एनर्जी है, वो 30 जूल एनर्जी को लेगा तभी तो 50 पे पहुंचेगा। तो 30 जूल कैसे लिया, कहां से लिया, उसके बारे में कोई वो बात नहीं करता। मतलब थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ बताता है इनिशियल और फाइनल स्टेट के बारे में बताता है, उसके बीच के बारे में वो नहीं बताता है। तो ये सारे लिमिटेशंस था जिसके बेसिस पे जो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है वो यहाँ पे फेल कर जाता है। मतलब थर्मोडायनेमिक्स इन सब के बारे में स्टडी, इन सब के बारे में डिस्कशन नहीं करता है। वो सिर्फ कुछ चीजों के बारे में बताएगा, वो बताएगा कि एनर्जी का कितना चेंज हो रहा है, वो बताएगा फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में, कौन रिएक्शन होगा कौन सा रिएक्शन नहीं होगा इसके बारे में बताएगा। वो बताएगा कि मॉलिक्यूल जब बल्क में रहता है ना, बल्क में जब मॉलिक्यूल रहेगा तो उसका एनर्जी चेंज को बताएगा, लेकिन एक एटम या एक मॉलिक्यूल के एनर्जी चेंज को वो स्टडी नहीं करता है। तो ये सारे टर्म्स से उसके लिमिटेशंस की बात थी। अब देखिए बुआ, कुछ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है। इंपॉर्टेंस में सबसे फर्स्ट टर्म जो आएगा वो होगा सिस्टम। क्या होगा, सिस्टम। ये सिस्टम क्या होता है, देखिए सबसे फर्स्ट टर्म्स आता है यहाँ पे सिस्टम। अगर आप कोई केमिकल या फिजिकल प्रोसेस कराते हैं, कोई भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस, मानो कि एक खाना को तुम गर्म कर रहे हो या खाना पका रहे हो, ठीक है ना, तो जिसके बारे में आप स्टडी करते हैं ना उसे कहते हैं हम लोग सिस्टम। मानो कि एक पानी को गर्म कर रहे हो, ठीक है, तो अंदर जो पानी जो गर्म हो रहा है ना उसको स्टडी कर रहे हो कि गर्म हुआ कि ठंडा है। तो जिस स्पेसिफिक पार्ट का तुम स्टडी करते हो, जिसका एनर्जी का तुम स्टडी करने जा रहे हो, वो कहलाएगा सिस्टम। अगर आप इसका स्टडी कर रहे हो, इसका स्टडी कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, सिस्टम। तो ओवरऑल यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब पूरा यूनिवर्स में जिस मैटर के बारे में तुम स्टडी करते हो वो मैटर कहलाता क्या है, सिस्टम कहलाता है। तो सिस्टम को डिफाइन करेंगे, द स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ मैटर ऑफ द यूनिवर्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम में क्या है ना कि कोई भी पार्ट अगर हमारा स्टडी कर रहे हो तो हम सिस्टम है, जिसके बारे में तुम स्टडी कर रहे हो वो क्या है, सिस्टम होता है। ठीक है, सिस्टम में जैसे एग्जांपल देखो तुम, एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि गैस को एक वेसल में डाल दीजिए, गैस को क्या करिए, एक वेसल, कोई एक कंटेनर ले लीजिए, उसमें आप गैस को डाल दीजिए, ठीक है ना। जैसे माने एक कंटेनर हम ले लेते हैं और इस कंटेनर में हमने गैस को ऐसे पुट कर दिया, ठीक है ना, और गैस का हम एक्टिविटी को मेजर करने वाले हैं या फिर इसको एनालिसिस करने वाले हैं, कि जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, सिस्टम कहते हैं। जैसे वाटर ले लीजिए, एक बीकर ले लीजिए और बीकर में आप वाटर को प्लेस कर दीजिए। इस बीकर में हम क्या किए, एक वाटर डाल दीजिए उसमें। तो इस वाटर का जो स्टडी किया ना हम लोग, तो वाटर क्या हो गया हमारा, ये वाटर क्या हो गया, सिस्टम हो गया। मतलब कोई भी स्पेसिफाइड पार्ट सिस्टम का, यूनिवर्स का कोई भी पोर्शन जिसका आप स्टडी करने जा रहे हैं वो क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। ठीक है, सिस्टम भी दो टाइप का होता है बुआ, एक होता है होमोजीनस सिस्टम, एक होता है हेट्रोजीनस सिस्टम। दो टाइप का सिस्टम होता है, एक होता है होमोजीनस, से क्या होता है, हेट्रोजीनस। होमोजीनस सिस्टम में सिंगल फेज होता है, मतलब फेज कितने होंगे इसमें, सिंगल फेज। जैसे कि आप एयर लिख लो,
अगर आप इस एयर को क्या करो ना, इस पे पुट कर दो, इसमें एयर डाल दो। अगर एयर को पुट करोगे इसमें, तो अब आपको पता है कि एयर में क्या होता है, बहुत सारे गैसेज आपस में होमोजीनियस से मिला होता है ना, यूनिफॉर्म रेट से मिला होता है। एक समान रेट से अगर कोई भी मिक्सचर बनेगा ना अंदर में, और उसका स्टडी करने जा रहे हो ना, तो वो कहलाता है होमोजीनियस 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 सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम में ध्यान रखना सिंगल फेज होना चाहिए। दो गैस को एक बार मिला दो, दो लिक्विड को मिला दो, दो सॉलिड को मिला दो। कहने का मतलब ये है कि वहां पर फेज कितने होना चाहिए, हमेशा एक ही टाइप का होना चाहिए। ये है हेट्रोजीनियस सिस्टम। हेट्रोजीनियस कहने का मतलब है एक से अधिक फेज रहेगा। एक से अधिक कहने का मतलब इस वाटर में आप क्या करो ना, ऊपर से आओ और इसमें स्टोन डाल दो, तो अब ये ऊपर एक सॉलिड हो गया, एक क्या हो गया, लिक्विड। अब ये मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये होमोजेनस मतलब क्या, कितना फेज, सिंगल फेज, या तो गैसेज हो या फिर लिक्विड हो या फिर क्या हो, सॉलिड हो। हेट्रोजीनस कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे मोर देन वन फेज होगा। मोर देन वन फेज मतलब वैसा सिस्टम जिसमें एक से ज्यादा फेज हो, तो वो कहलाता है हेट्रोजीनस सिस्टम। तो आपके पास दो सिस्टम है, एक होमोजीनस सिस्टम है, एक हेट्रोजीनस सिस्टम है। सिस्टम क्या होता है, फिर से बात करते हैं, यूनिवर्स का वह स्पेसिफिक पार्ट, वह फिक्स पार्ट जिसका आप स्टडी करते हो, वो कहलाता है सिस्टम कहलाता है। जैसे कि आप एक बर्तन ले लो, कंटेनर लो, उसको वेसल करते हैं, उसमें आप क्या करो ना, गैस को डाल दो, तो गैस जिसका स्टडी करोगे वो क्या है, वो सिस्टम है। क्या है वो, सिस्टम है। और ये बीकर जो है, ये बीकर, बीकर में आप वाटर डालो, तो वो आपका वाटर क्या है, वाटर सिस्टम। बीकर सिस्टम नहीं है आपका, वो वाटर सिस्टम है। ठीक है, और बीकर जो हो जाएगा वो बाउंड्री होता है। क्या होता है वो, बाउंड्री। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, फिलहाल सिस्टम पे रहते हैं हम लोग। सिस्टम को दो टाइप में क्लासिफाई किए थे, एक सिंगल फेज वाला सिस्टम जो होगा जिसमें केवल एक ही फेज हो, उसे कहेंगे होमोजेनस सिस्टम। और अगर एक से ज्यादा फेज होगा अगर सिस्टम में, तो कहेंगे उसको हेट्रोजीनस सिस्टम। तो दो टाइप के सिस्टम हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, सराउंडिंग की बात कर रहे हैं। सराउंडिंग में क्या होता है कि सिस्टम को छोड़ के दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी होता है वो सराउंडिंग के होता है। अगर आप सिस्टम हमको मान रहे हो, तो हमें छोड़ के दुनिया में जो कुछ भी है वो सब क्या है, सराउंडिंग होता है। तो जैसे कि वाटर को अगर एक यहाँ कंटेनर में डाले हो, तो वाटर अगर सिस्टम है, वाटर अगर सिस्टम है, तो सिस्टम के अलावा जो कुछ भी आप बच जाता है, वो सब का सब क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। तो हम अगर सराउंडिंग को डिफाइन करना चाहे, तो हम ये कह सकते हैं सराउंडिंग को, कि सराउंडिंग को अगर हम डिफाइन करना चाहे, तो हम कह सकते हैं द रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स, जो बचा हुआ पार्ट है यूनिवर्स का, जो बचा हुआ पार्ट है जो सिस्टम नहीं है, वो क्या कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है। मतलब क्या है कि द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज नॉट द पार्ट ऑफ ए सिस्टम। मतलब क्या है कि यूनिवर्स का वह पार्ट जो सिस्टम नहीं है, वो क्या होता है, सराउंडिंग होता है। ये सराउंडिंग हमेशा सिस्टम के अगल बगल में होता है। सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम के विसिनिटी में होता है। विसिनिटी मतलब क्या होता है, बगल में होता है, वो कहलाता है सराउंडिंग। ठीक है, तो जो जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक जैसे कि यहाँ पे हम अगर सपोज करिए कि एक सिस्टम हम बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं, अगर हम सिस्टम एक इस टाइप का ये बना रहे हैं, एक इस टाइप का एक एपरेटस लेते हैं, एक एपरेटस लेते हैं, और इस एपरेटस में हमने क्या किया, वाटर डाल के रखा है। इस एपरेटस में वाटर डाल के रखा है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ जो वाटर है, ये वाटर हमारा सिस्टम हो गया। वाटर जो है वो क्या है, सिस्टम है। ठीक है, ये जो इसके अगल बगल में जो भी पोर्शन है, ये कहलाता है सराउंडिंग। अगल बगल में जो भी पोर्शन है इसके, वो सब कहलाएगा सराउंडिंग कहलाता है। और सिस्टम और सराउंडिंग दोनों अगर मिल जाए तो कहलाता है यूनिवर्स। ध्यान से देखिएगा, सिस्टम और सराउंडिंग जो भी मिल जाए वो दोनों मिलकर क्या होता है, यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों होता है। और वह पोर्शन जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग करता है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर रहा है, ये कहलाता है बाउंड्री। मतलब ये क्या हो जाएगा, बाउंड्री। इस सबको भी डिफाइन करेंगे हम आगे। फिलहाल ये समझिए कि जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है वो क्या कहलाता है, बाउंड्री कहलाता है। बाउंड्री का काम ही है सेपरेट करना। ठीक है ना, तो अगर हम सिस्टम की सराउंडिंग की बात करें, तो जो यूनिवर्स को छोड़ के जो कुछ भी पार्ट बचता है, पूरे सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स में जो कुछ भी पार्ट बचता है, वो सब का सब जो आता है वो सराउंडिंग होता है। ठीक है ना, सराउंडिंग। जैसे कि एक वाटर को सिस्टम इज इमर्ज इन एयर और वाटर। हमने क्या किया, एक सिस्टम को वाटर में डाल दिया। ठीक है ना, यहाँ ये सिस्टम को सपोज करिए कि वाटर एक सिस्टम है, इसके चारों तरफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। जैसे आप फिगर से समझिए, यहाँ फिगर में आप देखो कि ये क्या है, ये पोर्शन जो है वो क्या है, ये सिस्टम है। क्या है, ये सिस्टम है। इसके चारों तरफ जो कुछ भी आता है वो सब क्या है, सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का जो दीवार बना हुआ है, ये क्या कहलाएगा, ये बाउंड्री। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये बाउंड्री है। मतलब क्या है,
कि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम वह है यूनिवर्स का वह स्पेसिफिक पार्ट जिसके बारे में आप स्टडी करते हो, वो सिस्टम। सिस्टम के छोड़ के जो यूनिवर्स में जो भी सारा पोर्शन होता है वो सब सारा कहलाता है, वो यूनिवर्स का वो सराउंडिंग कहलाता है। और वह जो सिस्टम और सेपरेट को अलग, सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग करता है वह कहलाता है बाउंड्री कहलाता है। जो सेपरेट करता है सिस्टम और सराउंडिंग को वो स्पेस कहलाता है, बाउंड्री कहलाता है। अब देखो सिस्टम जो होता है, सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग में मैटर का एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। मतलब इसका एनर्जी अंदर का एनर्जी बाहर जा सकता है, बाहर का एनर्जी अंदर। अभी क्या है ना कि अभी ठंडा का समय है, गर्म पानी डालोगे ठंडा हो जाएगा, मतलब एनर्जी का फ्लो हुआ ना, अंदर से चला गया बाहर, इसलिए वो अंदर का एनर्जी चला गया, ऐसे ठंडा हो गया वो, है ना। गर्म में क्या हो, गर्मी में क्या होता है, ठंडा पानी डालो गर्म हो जाता है वो। इसका मतलब क्या है, ठंडा पानी बाहर से एनर्जी कहां आ गया, अंदर आ गया। कहने का मतलब एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है, या फिर एनर्जी का एक्सचेंज करेगा सराउंडिंग से, या फिर वो एक्सचेंज नहीं करेगा। अब क्या होता है, आप जानते हो खुले में अगर एक गिलास पानी डाल दोगे तो क्या होगा, वो जो पानी है वो कहां चला जाएगा, एटमोस्फेयर में चला जाएगा, मतलब सराउंडिंग में चला जाएगा। हो सकता है ना कि सराउंडिंग में चला जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैटर का एक्सचेंज करेगा या फिर वो एनर्जी का एक्सचेंज करेगा, इसके बेसिस पे हम सिस्टम को तीन टाइप में क्लासिफाई करते हैं। कितने टाइप में क्लासिफाई करना है, तीन टाइप में क्लासिफाई करना है। मतलब क्या है कि किसके बेसिस पे हम कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मतलब मैटर और एनर्जी के बेसिस पे अगर देखा जाए, मतलब मैटर और एनर्जी के बेसिस पे अगर देखा जाए तो पूरे सिस्टम को हम क्लासिफाई करते हैं तीन टाइप में। एक सिस्टम आता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में जैसे क्या है ना कि एक ग्लास ले लो इस टाइप का, और ग्लास में हॉट वाटर डाल दो, गर्म पानी डाल दो। आपको पता है गर्म पानी क्या करेगा, ऊपर वेपर बन के ऊपर निकलेगा। वेपर बन के निकलेगा मतलब क्या हो गया, अंदर का लिक्विड जो है वो वेपर के फॉर्म में ऊपर निकलेगा ना, मतलब वो मैटर का तो एक्सचेंज कर रहा है ना दोनों के बीच में। और ऊपर नीचे से भाप निकलेगा ऊपर, तो भाप तो क्या होता है, उसमें तो छोटे छोटे पार्टिकल रहेंगे ना गैसेस फॉर्म में वाटर का, तो वो मैटर का एक्सचेंज हुआ। और धीरे धीरे वह सराउंडिंग से, धीरे धीरे वो सराउंडिंग से क्या करेगा, एनर्जी का भी एक्सचेंज करेगा, और एनर्जी का एक्सचेंज करेगा इसलिए वो ठंडा हो जाएगा। कहने का ये मतलब है कि वैसा सिस्टम जो मैटर का भी एक्सचेंज करे और सराउंडिंग में से के साथ वह एनर्जी का भी एक्सचेंज करे या हीट का एक्सचेंज करे, तो वह कहलाता है ओपन सिस्टम। मतलब हीट अंदर जा सकता है या फिर अंदर से बाहर भी जा सकता है, वो कहलाता है ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम को हम डिफाइन कर सकते हैं, द सिस्टम दैट एक्सचेंज बोथ मास एंड एनर्जी। जो एनर्जी और मास दोनों एक्सचेंज कर सकता है, वैसा सिस्टम जो होगा वो कहलाएगा ओपन सिस्टम कहलाता है। वो जो सिस्टम की जिसकी बात कर रहे हैं वो कहलाता है ओपन सिस्टम। इस एग्जांपल देख लो, एग्जांपल है बॉइलिंग ऑफ वाटर। वाटर जब बॉयल करता है, बॉइलिंग वाटर को आप डाल दो, गर्म पानी को डाल दो। आप जानते हैं जब वाटर बॉयल करेगा तो क्या होगा, अंदर का वाटर कहां जाएगा, एटमोस्फेयर में जाएगा। तो मैटर का एक्सचेंज हुआ और वह पानी क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा भी होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो सराउंडिंग के साथ एनर्जी का, हीट का एक्सचेंज करता है। इस कारण से वह जो आता है वो किसके अंदर आएगा, ओपन सिस्टम के अंदर आता है। देखो यहां पे एक रिएक्शन दे रखा है, सोडियम कार्बोनेट और HCl। देखो सोडियम कार्बोनेट में क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आता है Na2CO3, ध्यान रखना। यह HCl से कंबाइन करेगा, 2HCl से कंबाइन करेगा और देगा ये 2NaCl, साथ में H2O और CO2 निकलेगा। जैसे CO2 निकलेगा, ये CO2 यहां से निकल के क्या होगा, एटमोस्फेयर में जाने लगेगा। मतलब CO2 निकल के जैसे ही एटमोस्फेयर में गया तो ये कैसा सिस्टम हो गया, ओपन नहीं हुआ, क्योंकि मैटर का तो एक्सचेंज कर लिया ना, अंदर का मैटर निकल के कहां चला गया, ऊपर। तो मैटर का एक्सचेंज हुआ, पहला बात तो। अब एनर्जी का एक्सचेंज कैसे समझेंगे, जब ये रिएक्शन होता है तो ये सॉल्यूशन जो है ना, ग्लास, ये जो कंटेनर होगा वो कंटेनर गर्म हो जाएगा, और गर्म जब भी होगा तो सराउंडिंग क्या करेगा, उसका एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब वो एनर्जी भी क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। एनर्जी भी एक्सचेंज किया। एनर्जी कैसे एक्सचेंज किया, क्योंकि इससे जो हीट निकला, यह हीट हीट क्या करेगा, सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करता है, इसलिए हीट का भी एक्सचेंज किया है और मैटर का भी एक्सचेंज किया, क्योंकि CO2 निकला, वो CO2 गैस के फॉर्म में एटमोस्फेयर में निकल जाएगा, सराउंडिंग में निकल जाएगा। इस कारण से यह जो एग्जांपल है वो किसका एग्जांपल है, ओपन सिस्टम का। ओपन सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी और मैटर दोनों का जो एक्सचेंज करेगा वो कहलाता है ओपन सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट सिस्टम आता है क्लोज सिस्टम। क्लोज में क्या करना है आपको, बस कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर से ढक्कन लगा दो। इसके ऊपर से क्या कर दो, ढक्कन। ढक्कन लगाने से क्या होगा, अंदर का चीज बाहर नहीं जाएगा। मतलब क्या है कि उससे उससे मैटर का तो एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज अभी भी होगा। जैसे ग्लास, जो ग्लास है ना, गर्म पानी का ग्लास है, उसके ऊपर से ढक दीजिए ऊपर से, तो ऊपर से ढकने के बाद अंदर से मैटर निकल के उसके ऊपर नहीं आएगा, लेकिन वह ग्लास का पानी ठंडा अभी भी जरूर होगा। कहने का मतलब यार ठंडा होगा, कहने का मतलब क्या है कि एनर्जी का एक्सचेंज वह करेगा। तो अगर वैसा सिस्टम जिसमें एनर्जी का एक्सचेंज तो होता है
लेकिन मैटर का एक्सचेंज अगर नहीं होगा तो वो कहलाएगा क्या, वो कहलाता है क्लोज सिस्टम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, द सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी नॉट मैटर। मतलब जो एनर्जी का एक्सचेंज करेगा, मैटर का नहीं करता है सराउंडिंग के साथ, वो कहलाता है क्लोज सिस्टम। जैसे है ना क्लोज सिस्टम, इसका एग्जांपल क्या होता है, वही होता है, इसको अगर कवर कर दो ऊपर से, क्या करना है इसको ग्लास के ऊपर से क्या कर देना है, कवर कर देना है। जो ग्लास में बॉइलिंग वाटर है, बॉइलिंग वाटर के ऊपर से क्या करना है, हमें कवर कर देना है। कवर करने के बाद आप देखोगे कि यह किसका एग्जांपल आता है, क्लोज सिस्टम हो जाता है। नेक्स्ट आता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड करने का मतलब यह है बुआ कि ना ही वो हीट का एक्सचेंज करेगा और ना ही वो मैटर का। तो वैसा सिस्टम जो कि ना हीट का एक्सचेंज करे और ना ही वो मैटर का एक्सचेंज करे, ना मैटर निकल के जाए बाहर या अंदर आए, और ना ही क्या होना चाहिए उसमें से, ना ही उसमें से एनर्जी निकल के बाहर जाए, ना ही वो उसमें अंदर आए। तो मतलब ना ही उसमें मैटर का एक्सचेंज हो, ना ही उसमें हीट का एक्सचेंज हो। तो वैसा जो आता है वो कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, द सिस्टम दैट कैन नाइदर एक्सचेंज मैटर नॉर हीट। क्या होगा, नॉर एनर्जी। जो क्या होगा, नॉर एनर्जी, जो मैटर का भी एक्सचेंज ना करे और एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं करे। तो वैसा जो सिस्टम होता है वो कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे देखो, जैसे हॉट टी है या फिर कॉफी को आप थर्मस फ्लास्क में डाल दीजिए, थर्मस फ्लास्क में डाल देने पे क्या होता है, गर्म का गर्म रहता है, अंदर से कुछ निकल के बाहर भी नहीं निकल पाता है। तो वैसा सिस्टम जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल से समझो, एक डायग्राम है, इस डायग्राम से समझो। देखो वो ये खुला हुआ है, खुला हुआ है तो अंदर से निकल के बाहर जा सकता है ना। तो ये ऊपर से निकलेगा मतलब मैटर का तो एक्सचेंज हुआ है, और यहाँ पे ओपन है मतलब साइड से कुछ नहीं है, इंसुलेशन नहीं है। इंसुलेशन नहीं होने के कारण वो एनर्जी का भी एक्सचेंज करेगा, एनर्जी का भी एक्सचेंज करेगा और मैटर का भी एक्सचेंज करेगा। तो वैसा सिस्टम जो होता है वो कहलाता है ओपन सिस्टम। क्या इसके ऊपर से कवर कर दिया गया, कवर कर दिया गया, इसको कवर करने से क्या होगा कि अब यहां से मैटर नहीं निकल पाएगा, लेकिन अभी भी तो हीट का भी एक्सचेंज करेगा, ये एनर्जी का भी एक्सचेंज करेगा। और जैसे ही एनर्जी का एक्सचेंज करेगा, अगर एनर्जी का एक्सचेंज करेगा और हीट का एक्सचेंज करेगा, लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं करेगा, तो वो कहलाता क्या है, क्लोज सिस्टम। और क्या इसमें क्या करना, इसमें इंसुलेशन लगा दिया, बाहर से इंसुलेशन लगा दिया। अब वो एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं करेगा और हीट का भी, मैटर का भी एक्सचेंज नहीं करे, एनर्जी का भी एक्सचेंज ना करे, मैटर का भी एक्सचेंज नहीं। तो किसका एग्जांपल होगा वो, आइसोलेटेड। तीन टाइप का सिस्टम आपने देखा, एक देखा ओपन सिस्टम, एक देखा क्लोज सिस्टम और एक देखा आइसोलेटेड सिस्टम। ध्यान रखिएगा इन तीनों सिस्टम को।